Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture 2. Before starting lecture 2, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले देखा था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं, एंड हमने देखा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स और बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक यूनिट्स हैं वो सारी की सारी यूनिट्स ड्राइव होती हैं फ्रॉम दिस फंडामेंटल यूनिट्स। फिर हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन, इंजीनियरिंग नोटेशन एंड मीट्रिक प्रीफिक्सेस, इनमें हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ आई मूव टू लेक्चर 2। लेक्चर 2, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टर। लेक्चर 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। देन आई विल डिस्कस इलेक्ट्रिकल चार्ज। देन हम देखेंगे कि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनकी यूनिट्स क्या हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वोल्टेज एंड करंट सोर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। उसके बाद हम रेजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, फिक्स्ड रेजिस्टर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं जिससे मिल के आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। और एट द एंड हम देखेंगे कि इन सर्किट्स में मेजरमेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, करंट कैसे मेजर करते हैं एंड रेजिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एज वी नो दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। And we also know that atom is the smallest particle of an element that retains the same characteristics of that element. It means कि एक element के अंदर जितने भी atoms होंगे उन सब की properties same होंगी और उनका जो atomic structure है वो भी same होगा। It means कि each element has unique atoms। और so far there are 118 known elements हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर दिस स्लाइड अगेन। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल का। बोर ने एक मॉडल पेश किया था जिसमें उसने कहा था कि एटम हैज अ प्लैनेटरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप फिगर में देख सकते हैं कि दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस और इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Electrons are negatively charged particles and they orbit the nucleus in discrete energy levels. Atomic number. Atomic number is the total number of protons in the nucleus or total number of electrons orbiting the nucleus. Or atomic number is very important because all the elements are arranged in the periodic table according to atomic number. Atom जब न्यूट्रल स्टेट में होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल होते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं बिकॉज न्यूट्रल एटम में इन दोनों की तादाद बराबर होती है। तो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम बनता है जिसको हम इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड एटम भी कहते हैं और स्टेबल एटम भी कहते हैं। कुछ एटम्स रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशंस। ऑर्बिट्स क्या होते हैं?
These are discrete distance from the nucleus. Shell क्या होता है? When orbits are grouped into energy levels, they form shells, and each shell have different energy levels. Shells को हम represent करते हैं 1, 2, 3 या KLMN से. अब हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? आपके सामने ये एक फार्मूला है, दैट इज 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स. जब हम फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2. जब हम सेकंड शेल की बात करेंगे तो जब हम n की जगह वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8. इट मीन्स कि सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं. इसी तरह जब हम थर्ड शेल की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? हम n की जगह वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 2 है. इट मीन्स के 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 9 2s are 18. तो थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी तरह हम फोर्थ शेल की बात करेंगे तो फोर्थ शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह आप n की जगह 4 पुट करेंगे तो फोर्थ शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 होंगे. सो वी कैन से दैट के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड सो ऑन. जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे आपके पास हर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन इज बेसिकली व्हेन एटम एक्वायर सम इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज आता है वो नेगेटिव हो जाता है और इस तरह उसमें वो एक नेगेटिव आयन बना देता है. और पॉजिटिव आयन क्या होता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एटम के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और वो एक पॉजिटिव आयन बना देता है. हम बात करते हैं अब वैलेंस शेल की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की. द आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में पाए जाते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एंड ये वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने में हेल्प आउट करते हैं मटेरियल्स की. अब यहाँ हम बात करते हैं कॉपर एटम की. कॉपर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस. क्योंकि कॉपर जो है दैट इज वेरी गुड कंडक्टर और ये हमारे सर्किट्स में, हमारे लैब्स में जितने भी वायर्स होती हैं वो कॉपर की ही बनी होती हैं और इसकी रीज़न ये है कि कॉपर बहुत चीप होता है और आराम से ये हमें मिल जाती है. सिल्वर इज़ आल्सो गुड कंडक्टर बट दैट इज़ a little bit expensive than copper. कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 29. अगर आप इसको शेल्स में डिवाइड करें इन इलेक्ट्रॉन्स को तो आप देखेंगे कि फर्स्ट शेल में आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेकंड शेल में आपके पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, थर्ड शेल में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और फोर्थ शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है. इसको अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29, तो आप इनको ऐड करें 18 and 2
20 एंड 8 28 और बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचा जो आपके पास n शेल में आएगा। हेंस वी कैन से दैट के कॉपर के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर की। हम जानते हैं कि मटेरियल्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर मटेरियल्स हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इजीली। कंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं इनके वैलेंस शेल में नॉर्मली 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है टू एस्केप फ्रॉम द एटम। हमारे पास जो कंडक्टर की गुड एग्जांपल्स हैं उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। It is difficult to make the free electrons into conduction band while the physical characteristics of the material remain unchanged. अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? आपके पास दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी लेवल पे होते हैं उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करते हैं तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मेक द करंट पॉसिबल। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर डू नॉट कंडक्ट करंट एट नॉर्मल कंडीशन। अगर इसकी कुछ मॉडिफिकेशन की जाए तो दे ऑल्सो बिहेव लाइक अ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपके पास जो एग्जांपल्स आती हैं वो सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को कैरेक्टराइज ऐसे किया जाता है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इन तीनों कैटेगरीज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं इंसुलेटर के केस में आपके पास 2 बैंड हैं, एक को वैलेंस बैंड कहते हैं, एक को कंडक्शन बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड वो होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहाँ पे ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं। तो इंसुलेटर के केस में आप देखें कि एनर्जी गैप इज़ वेरी वेरी बिग। इट मीन्स कि इंसुलेटर में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री। सेमीकंडक्टर में आप देखें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप is relatively small as compared to insulator. It means कि अगर आप एनर्जी गैप जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं इस मटेरियल को, तो इसके वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और अब हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज? Electrical charge is an electrical property of matter that exists because of an excess or deficiency of electron and is symbolized by Q. हमने जैसे पहले बात की है कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिबिट नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास एक मटेरियल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस मटेरियल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव है। अगर उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद
कम है, डेफिशिएंसी है, तो हम कह सकते हैं कि दैट मटेरियल हैज़ नेट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। Static charge. What is a static charge? Static charge is the presence of a net positive और negative charge. आपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी मेटल सरफेस को टच करते हैं या किसी दूसरे पर्सन को टच करते हैं तो आपको एक जर्क फील होता है। दैट जर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज इन दैट बॉडी। चार्जेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। जब आपके पास इस फिगर ए में आप देखें, जब आपके पास चार्जेस पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज ना हो तो उनके दरमियान कोई फोर्स नहीं होगी। जब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह लाइक पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और लाइक नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं और इसकी वजह से जो फिनोमेना आकर होता है हम उसको भी देखते हैं। आपके पास टू सरफेसेस हैं, एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी सरफेस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों सरफेसेस को आप करीब लाएंगे तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड विच कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स। आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेसेस के बीच में ये आपको 9 लाइन नजर आ रही हैं। दीज लाइंस आर एक्चुअली इनविजिबल लाइंस और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और इसकी यूनिट है कूलम। One coulomb is the total charge possessed by 6.25 into 10 raised to power 18 electrons, and a single electron has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. तो अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, where Q is charge, it is equal to number of electrons divided by 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर कूलम। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो तो आप उसको इस फार्मूले में पुट करके इसको सॉल्व करके टोटल चार्ज इन कूलम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। इसमें ये कहता है कि हाउ मेनी कूलम्स डू 93.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट। अब डाटा जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है विच इज इक्वल टू 93.8 into 10 raised to power 16 electrons और हमें फार्मूला पता है Q is equal to number of electrons divided by 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर कूलम। जो वो फार्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जब आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे जो कि 93.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 कूलम्स। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 कूलम। अब आप देखेंगे यहाँ
10 की पावर नेगेटिव है, तो डेसिमल आपके पास 15 के बाद है, इस जगह पे है, तो आप इसको 2 टाइम्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15 कूलम। तो इस तरह आपके पास चार्ज की वैल्यू बन जाएगी 0.15 और इसकी यूनिट है कूलम। अब हम बात करते हैं वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज की। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज बेसिकली इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के सेंस में बात करें तो वोल्टेज इज बेसिकली अ ड्राइविंग फोर्स which establishes a current in the circuit। वोल्टेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट है वोल्ट। तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला बनता है दैट इज V इज इक्वल टू W/Q। इसको अगर हम वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो ये बनता है एनर्जी और वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इस इक्वेशन में जो V है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है और इसकी यूनिट वोल्ट्स है। W जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी यूनिट जूल है, और Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी यूनिट कूलम्स है। वोल्टेज की और अगर डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो वोल्टेज की एक एनालॉजी है कि आपके घर की छत पे जो वाटर टैंक पड़ा है उसमें अगर आपको पानी फिल करना होगा तो आपको कुछ फोर्स एक्सर्ट करना होगी पानी के ऊपर, जैसे कि हमारे घरों में मोटर्स लगी होती हैं, पंप्स लगी होती हैं, तो वो उस टैंकी को फुल कर देती हैं। अब जब पानी स्टोर हो जाता है वाटर टैंक में, नाउ इट हैज़ गॉट सफिशिएंट पोटेंशियल एनर्जी टू डू एनी वर्क। One special definition of voltage: 1 volt is the potential difference between 2 points when 1 joule of energy is used to move 1 coulomb of charge from one point to the other। इसको अगर आप को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर आपके पास एक चार्ज पोजीशन A पे है Q, अगर इस चार्ज को आप पॉइंट A से मूव करेंगे पॉइंट B पे, तो यहाँ पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है और यहाँ पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। अब इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। वोल्टेज से रिलेटेड एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ 50 जूल ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल फॉर एवरी 10 कूलम ऑफ चार्ज व्हाट इज द वोल्टेज। तो जैसे कि हमने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q, तो यहाँ पे आपको एनर्जी गिवन है 50 जूल, वो आपने यहाँ पुट कर दी, और यहाँ पे आपको जो चार्ज गिवन है दैट इज 10 कूलम, वो आपने यहाँ पुट कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5 वोल्ट आ जाएंगे। करंट, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि वोल्टेज इज अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब ये करंट क्या होता है, आपके पास अगर एक कंडक्टिव मटेरियल हो तो आप देखेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे, उनकी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब आप उस मटेरियल के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, इस साइड पे अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दें, इस साइड पे आप पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर दें, तो आप देखेंगे कि नेगेटिव साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी राइट साइड पे, और जो पॉजिटिव साइड है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी तो राइट साइड पे। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्टेन डायरेक्शन अटेन कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस फ्लो इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसके लिए जो आपके पास इक्वेशन होती है दैट इज I इज इक्वल टू Q/T, वेयर I
is current and its unit is ampere, Q is charge and its unit is coulomb, and T is time and its unit is second. Special definition of current. 1 ampere is the amount of current that exists when a number of electrons having a total charge of 1 coulomb move through a cross section area in 1 second. अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में पास करेगा तो हमारे पास 1 एम्पियर करंट आ जाता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ये है कि 10 coulombs of charge flow past a given point in a wire in 2 seconds. जो डाटा आपको गिवन है that is time which is equal to 2 seconds. So इसमें पूछा गया है कि what is the current in ampere. हमने करंट फाइंड आउट करना है और हमें चार्ज भी गिवन है which is equal to 10 coulomb. तो as we know the formula is equal to Q by T. तो Q की वैल्यू हम प्रेस करेंगे 10 कूलम्ब और टाइम हम पुट करेंगे 2 सेकंड। तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे 10 को 2 से तो आपके पास टोटल करंट 5 एम्पियर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू करंट। जैसे हमने पहले बात की थी वोल्टेज। वोल्टेज इज अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ करंट इन अ मटेरियल एंड इसी तरह जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस की जो सिंबल है दैट इज शोन ऑन द स्लाइड। अब स्पेशल डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम देखें, जैसे हम वोल्टेज और करंट के पढ़ के आए हैं तो रेजिस्टेंस की स्पेशल डेफिनेशन को हम डिफाइन ऐसे करेंगे 1 ohm of resistance exists if there is 1 ampere of current in a material when 1 volt is applied across the material. For example, अगर आपके पास ये एक मटेरियल है और आप इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं 1 वोल्ट, तो इसमें से 1 एम्पियर करंट पास करेगा और ये मटेरियल आपको 1 ओम रेजिस्टेंस शो करेगा। कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस और इसका सिंबल G होता है और इट इज अ मेजर ऑफ द ईज विद विच करंट इज एस्टैब्लिश्ड एज it is the reciprocal of resistance. So we can say that when resistance provide a resistance to the flow of current, conductance provide ease to the flow of current. इसका फॉर्मूला जो है that is G is equal to 1 by R और इसकी यूनिट जो है ये सीमेंस है और जैसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम्स होती है तो कंडक्टेंस की यूनिट को हम MHO भी कहते हैं जो इसका रिवर्स होती है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज की, क्योंकि वोल्टेज और करंट सोर्सेज आर very important quantities in an electrical circuit. A voltage source provide electrical energy or electromotive force जिसको EMF भी कहते हैं to the electrons to flow in the circuit. हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसको DC वोल्टेज सोर्स को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं लाइक आपके पास एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। इसको DC वोल्टेज सोर्स का सिंबल कहते हैं और अगर आपके पास AC वोल्टेज सोर्स है तो आप एक सर्कल लगा के उसमें ये साइन लगाएंगे तो आपके पास AC वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। सो ये DC वोल्टेज सोर्स का सिंबल है और ये AC वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स? आइडियल वोल्टेज सोर्स में
ये होता है कि आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज होती है फॉर ऑल द करंट वैल्यूज। इसको अगर हम फिगर से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप देखेंगे कि आपके पास एक्स एक्सिस पे करंट गिवन है, आपके पास वाई एक्सिस पे वोल्टेज गिवन है। तो ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, दिस शोज द वोल्टेज। अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ करंट। यहाँ आपके पास इस साइड पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकली ये वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ। अब हमारे पास हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्सेज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्सेज। सबसे पहले उसमें है बैटरीज। बैटरी क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेज दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी कंसिस्ट ऑफ more than 1 or 2 cells। और बेसिक डायग्राम ऑफ सेल आप देख सकते हैं स्लाइड में। इस सेल के मेन 4 पार्ट्स हैं। एक है इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें फोरस सेपरेटर है। सोलर सेल इज द another type of voltage source, and the operation of solar cell is based on the photovoltaic effect, which is the process whereby light energy is converted into electrical energy. Construction of a basic solar cell is shown in the slide। आप देख सकते हैं कि इसमें there are 2 layers of semiconductor। एक लेयर ये है आपके पास, एक लेयर ये है। आप इन दोनों लेयर्स को जोड़ते हैं, आपके पास एक जंक्शन बनता है। जब आप किसी एक लेयर के ऊपर लाइट को फॉल करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो इस मटेरियल के अंदर होते हैं वो एनर्जी एक्वायर करते हैं और वो एटम से फ्री हो जाते हैं, और क्योंकि उनके पास फिर सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है तो वो इस लेयर से इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए इस लेयर में आ जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर से मूव करके इस लेयर में आते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आयंस बनते जाएंगे, और जंक्शन की दूसरी साइड पे आपके पास पॉजिटिव आयंस बनते जाएंगे। तो जब आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे तो फिर आपके पास इन 2 पॉइंट्स पे वोल्टेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जनरेटर ये भी एक किस्म का डीसी वोल्टेज सोर्स है। जनरेटर में एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिस प्रिंसिपल पे ये बेस करता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपके पास एक कंडक्टर होता है जिसको रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। उस रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में इसके क्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हम फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो वोल्टेज सोर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स में यूज़ करते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई एक्चुअली कन्वर्ट्स द AC वोल्टेज फ्रॉम अ वॉल आउटलेट टू अ कांस्टेंट DC वोल्टेज। तो ये एक टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई आप देख सकते हैं। ये आपके पास फ्रॉम वॉल आउटलेट AC वोल्टेज ली जा रही है, और इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स है जो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और आप देख सकते हैं आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे और एक नेगेटिव टर्मिनल है, जिसको आप आगे फर्दर डिफरेंट सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं, उनको वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की। आइडियल करंट सोर्स में जैसे कि हमने वोल्टेज करंट सोर्स की बात की थी कि वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ करंट, तो आइडियल करंट सोर्स में
करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। आप देख सकते हैं कि आपके पास इस केस में एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे करंट है। तो ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये करंट को शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन करंट की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। जो इसका सिंबल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक अप एरो होता है, उसके गिर्द एक सर्कल होता है और ये दो लीड्स निकली होती हैं इसकी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, फिक्स्ड रेजिस्टर एंड वेरिएबल रेजिस्टर। इस फिगर में आपको बहुत से फिक्स्ड रेजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स के फिक्स्ड रेजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं। फिगर ए में जो रेजिस्टर्स हैं इनको कहते हैं कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। फिगर बी में आप देख सकते हैं कि मेटल फिल्म चिप रेजिस्टर है। फिगर सी में चिप रेजिस्टर अरे है। फिगर डी में रेजिस्टर नेटवर्क है। फिगर ई में रेजिस्टर नेटवर्क सरफेस माउंट है एंड फिगर एफ में रेडियल लीड फॉर पीसी बोर्ड इंसर्शन रेजिस्टर है। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में यूज़ होता है दैट इज़ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कट व्यू ऑफ अ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। इस रेजिस्टर को बनाया जाता है बाय अ मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्रेन्ड कार्बन, इंसुलेटिंग फिलर एंड रेजिन बाइंडर। इसमें जो कार्बन और इंसुलेटिंग फिलर की रेशियो होती है वो इस रेजिस्टर की वैल्यू को सेट करता है। उस मिक्सचर को एक रॉड के ऊपर चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कोटिंग कर दी जाती है और सबसे बाहर आउटर सरफेस के ऊपर उस कलर बैंड्स लगा दी जाती हैं, जिससे आप उस रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टर की वैल्यू को कलर बैंड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेजिस्टर कलर कोडिंग स्कीम। इसमें आप जो लैब्स में रेजिस्टर्स यूज़ करेंगे वो कलरफुल होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट बैंड्स बने होते हैं। ये बैंड 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। हम यहाँ बात करते हैं 4 बैंड्स की। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक टिपिकल रेजिस्टर है, इसके ऊपर 4 बैंड हैं, 1 2 3 and 4. First band is black, second band is brown, third band is red and fourth band is golden. जो फर्स्ट बैंड होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फर्स्ट डिजिट को, सेकंड बैंड रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेकंड डिजिट को, थर्ड बैंड जो होता है वो नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और फोर्थ बैंड जो होता है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये कलर कोड स्कीम है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस कोडिंग स्कीम को यूज़ करते हुए आप रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका कलर बैंड है, हम इस रजिस्टर की बात करते हैं। इसका कलर बैंड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका फर्स्ट बैंड इज ग्रीन, सेकंड बैंड इज ब्राउन, थर्ड बैंड इज रेड एंड फोर्थ बैंड इज गोल्डन। अब इन कलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स हैं वो हम इनकी जगह पुट करते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ग्रीन का जो डिजिट है दैट इज 5, उसकी जगह मैं 5 पुट कर देता हूँ। जो ब्राउन
कलर है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोड 1 है, ब्राउन की जगह 1 पुट कर देता हूँ। जो थर्ड बैंड है दैट इज़ रेड, और थर्ड बैंड शो कर रहा होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को। तो हम देखते हैं कि रेड का कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट कौन सा है, 2 है। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे। और जो लास्ट बैंड है ये टॉलरेंस को शो कर रहा होता है विच इज़ गोल्ड, और गोल्ड का जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है। वो आप कलर कोड स्कीम की टेबल से देख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप 5100 ओम प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। और अगर आप इसको मेट्रिक प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें तो इट विल बिकम 1.5 किलो ओम प्लस माइनस 5%। इट मीन्स कि हमने कलर बैंड से रजिस्टर की वैल्यू डिटरमिन कर ली है विच इज़ 5.1 किलो ओम। अब जो ये प्लस माइनस 5% है ये टॉलरेंस है, और ये शो करता है कि रजिस्टर की वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती। जब आप उसको डिफरेंट जगहों पे दिस पार्ट अगेन, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस रजिस्टर की वैल्यू 5.1 किलो ओम आ गई है जो हमने कलर बैंड से डिटरमिन की है। जो ये 5% है दिस शोज द टॉलरेंस। अभी हम टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 5.1, तो इसका 5% आप निकालेंगे लाइक दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.255। अब इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू में इतनी वेरिएशन आ सकती है जब आप इसको लैब में चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो इट मीन्स जब आप 0.255 को एक दफ़ा इसमें ऐड करेंगे और एक दफ़ा इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास एक रेंज आ जाएगी दिस रेंज, जो यहाँ पे भी मेंशन है, that is 4.845 to 5.355। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू कलर कोड स्कीम इसकी वैल्यू 5.1 आ रही है, लेकिन जब आप इसको लैब में मल्टीमीटर से मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू में इतनी वेरिएशन आ सकती है। ये इन दो वैल्यूज़ के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू आपके पास जिसको हम सॉल्व कर भी चुके हैं, दैट इज़ 5.1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। सेकेंड रजिस्टर को जब आप इसके ऊपर कलर कोड स्कीम अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 20 किलो ओम प्लस माइनस 5%। इसी तरह जब हम थर्ड रजिस्टर की बात करेंगे तो वो आपके पास आएगा 47 ओम प्लस माइनस 10%, और जब हम फोर्थ रजिस्टर की बात करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 ओम प्लस माइनस 5%। इन सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कलर कोड स्कीम। अब हम बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स की। वेरिएबल रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं व्हेन यू रिक्वायर्ड। ये चेंजिंग मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटिक भी हो सकती है। वेरिएबल रजिस्टर के जो टू मेन यूजेस हैं वो वोल्टेज को डिवाइड करना या करंट को कंट्रोल करना। व्हेन वेरिएबल रजिस्टर यूज as to divide voltage, it is known as potentiometer, and when variable resistor is used as to control current, it is known as rheostat। आप वेरिएबल रजिस्टर को आप यहाँ देख सकते हैं,
इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की 3 लेग्स हैं। लेग 1, इसको लेग 1 कह देते हैं सपोज, इसको लेग 2 कह देते हैं, इसको लेग 3 कह देते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टर की जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो आप इन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 और 3 के बीच में चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप 1 और 2 या 2 और 3 पॉइंट्स को यूज करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। रियोस्टेट में क्या होता है, ये इट इज आल्सो अ वेरिएबल रेजिस्टर, बट इसमें एक लेग को आप अटैच कर देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर्स वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं व्हेन रिक्वायर्ड। वेरिएबल रेजिस्टर्स को हम यूज कर सकते हैं 2 पर्पस के लिए, या तो वोल्टेज डिवाइड करने के लिए या करंट को कंट्रोल करने के लिए। जब हम वेरिएबल रेजिस्टर को यूज करते हैं फॉर वोल्टेज डिवाइड तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, और जब वेरिएबल रेजिस्टर को आप यूज करते हैं टू कंट्रोल करंट, इसको हम कहते हैं रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं, 1, 2, 3। लेग 1 और 3 के बीच में इस रेजिस्टर की टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल रही होती है। लेकिन जब आप इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज करेंगे तो आप लेग 1 एंड 2 या लेग 2 एंड 3 यूज करेंगे। रियोस्टेट में आप क्या करते हैं कि इसकी सेंटर वाली लेग को लेग 1 या लेग 3 के साथ अटैच कर देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर का टिपिकल फिगर आप देख सकते हैं। कंपोनेंट की फिगर जो आप लैब में यूज करते हैं, इसमें आपके पास 3 लेग्स हैं और एक आपके पास वेरिएबल कांटेक्ट है जिसको आप मूव करके रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। सर्किट पे जाने से पहले हम बात करते हैं करंट की डायरेक्शन पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट डायरेक्शन। एक को हम इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन कहते हैं और दूसरी डायरेक्शन को कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसमें आपके पास करंट इज आउट ऑफ नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, और कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन में आपके पास करंट इज आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ आप एक बेसिक सर्किट एलिमेंट दे सकते हैं। आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास कंडक्टिव वायर्स हैं और ये आपके पास एक लोड है बल्ब की फॉर्म में। बल्ब की एक साइड को आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बल्ब की दूसरी साइड को आप कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के पास के साथ। तो इस तरह ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जब आप बैटरी को ऑन करेंगे तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी सर्किट का अगर हम शेमेटिक देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। वोल्टेज सोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, और ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअली कंडक्टिव वायर्स को शो कर रही हैं, और ये आपके पास जो लैंप है ये एक्चुअली आपके पास एक लोड है, और ये आपके पास एक कंप्लीट सर्किट बन गया है। और हम अपने फ्यूचर कोर्स में जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाएंगे वो इसी फॉर्म के होंगे। बेसिक सर्किट मेजरमेंट। सर्किट के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड इसके अंदर बहुत सी और भी ऑप्शंस होते हैं। इसको DMM भी कहते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर। इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक रेड लीड होती है जो पॉजिटिव को शो कर रही होती है टर्मिनल को, और एक ब्लैक लीड होती है जो नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही होती है। अब हम कुछ सर्किट में बेसिक मेजरमेंट्स करते हैं कि वोल्टेज
को कैसे मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट है, ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास एक लोड है रेजिस्टर की फॉर्म में। तो आपको जब वोल्टेज मेजर करना होगी तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ये मल्टीमीटर है, इसकी जो रेड लीड है उसको आपने रेजिस्टर के इस जगह पे लगा देना है, और जो नेगेटिव लीड है उसको आपने रेजिस्टर की दूसरी साइड पे लगा देना है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। और जब आप इसको रेजिस्टर के पैरेलल लगा देंगे मल्टीमीटर को, तो ये आपको यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू शो करेगा, प्रोवाइडेड आपने सिलेक्टर को वोल्टेज के ऊपर सेट किया हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप ये नोट करें कि जब कभी भी आपने वोल्टेज मेजर करनी होगी तो आपने मल्टीमीटर को लोड के पैरेलल लगाना है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेजर करंट इन अ सर्किट। मैं एक और सर्किट ड्रॉ करता हूं। सेम सर्किट जो हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए ड्रॉ किया था। ये आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास रेजिस्टर है। अब हमने इसमें करंट मेजर करना है यूजिंग मल्टीमीटर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सर्किट के पाथ को ब्रेक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो मल्टीमीटर होगा आपने उसको इसकी वैल्यू को एम्पेयर पे सेट करना है, और जो रेड लीड होगी उसको आपने अटैच कर देना है इस साइड पे, और जो ब्लैक लीड होगी उसको आपने अटैच कर देना है इस साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीमीटर को सीरीज में सर्किट के साथ लगा दिया है। अब करंट जो होगा वो इसमें से फ्लो करता हुआ सर्किट में से पास करता हुआ नेगेटिव साइड पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपके पास ये जो लीड थी ये रेड थी, और ये लीड आपके पास ब्लैक थी, और ये जो लाइन है ये आपको शो कर रही है द फ्लो ऑफ करंट। इसकी डायरेक्शन अगर मैं लगाना चाहूं, दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब भी आपने सर्किट में से करंट मेजर करना होगा तो आपने मल्टीमीटर को सीरीज में लगा देना है। नॉर्मली इस बुक में करंट मेजर करने के लिए आप यहाँ पे एक सर्कल बना के उसमें ए लिखते हैं, और इसको इस साइड से कनेक्ट कर दें जहाँ से सर्किट को ब्रेक किया था, और इसको इस साइड पे कनेक्ट कर दें। तो ये शो कर रहा है कि आप इस सर्किट में करंट मेजर कर रहे हैं। नाउ वी सी हाउ टू प्रॉपरली मेजर रेजिस्टेंस। आपके पास अगेन वही सर्किट ड्रॉ करते हैं हम। आपके पास वोल्टेज सोर्स है,
ये आपके पास रेजिस्टेंस है। अब आपने इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीमीटर से मेजर करनी है। तो आइए देखते हैं कि हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीमीटर से मेजर करने के लिए सबसे पहले आपने मल्टीमीटर के ऊपर सिलेक्टर को ओम या जो रेंज उस पे रेजिस्टेंस के लिए मेंशन है उसके ऊपर ले आए टू द अप्रोप्रिएट प्लेस। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने रेजिस्टर को सर्किट से अलग कर देना है और आपने मल्टीमीटर को मल्टीमीटर की जो पॉजिटिव लीड है जो कि रेड है उसको एक साइड पे लगा दें और मल्टीमीटर की जो नेगेटिव लीड है जो कि ब्लैक है उसको आप दूसरी साइड पे लगा दें। तो ये मल्टीमीटर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करेगा। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर 2 के जो मेन कंटेंट्स हैं उनको हमने डिटेल में स्टडी किया, वो कंप्लीट हो गया। अब इस लेक्चर की जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ बिफोर एंडिंग द लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट। और फिर हमने ये देखा था व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम ब्रेक अवे दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन हमने ये भी देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं दे मेक करंट पॉसिबल। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद हमने वोल्टेज को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वोल्टेज। वोल्टेज इज़ द ड्राइविंग फोर्स टू एस्टेब्लिश अ करंट इन द सर्किट। फिर हमने देखा था व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली लिमिट्स द करंट इन द सर्किट। फिर हमने एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट को देखा था कि उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनमें सोर्स होता है, एक लोड होता है और एक करंट पाथ होता है जो कि वायर की फॉर्म में होता है। फिर हमने देखा था कि ओपन सर्किट वो होता है जिसमें करंट पाथ को ब्रेक कर दिया जाए। क्लोज्ड सर्किट वो होता है जिसमें करंट पाथ क्लोज हो। फिर हमने एमीटर को बेसिक मेजरमेंट सर्किट्स की थी कि उसमें करंट कैसे मेजर करते हैं। करंट मेजर करने के लिए आपने एमीटर को सीरीज़ में लगा देना है सर्किट में। वोल्टेज मेजर करने के लिए आपने वोल्ट मीटर को उस कंपोनेंट के अक्रॉस लगा देना है जिसकी वोल्टेज आप मेजर करना चाह रहे हैं। और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने ओम मीटर को रेजिस्टर के अक्रॉस लगा के रेजिस्टर की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि 1 कूलम इज़ द चार्ज ऑफ 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। फिर हमने वोल्ट की स्पेशल डेफिनेशन पढ़ी है, हमने एम्पेयर की स्पेशल डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने ये देखा था कि 1 ओम किसके इक्वल होता है। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट सिंबल है वो बैटरी को शो कर रहा है, जो सेकंड सिंबल है वो रेजिस्टर को शो कर रहा है, जो थर्ड सिंबल है वो पोटेंशियोमीटर को शो कर रहा है, जो फोर्थ सिंबल है वो रियोस्टेट को शो कर रहा है। फिर हमने सर्किट्स में एक लैंप का सिंबल भी देखा था और ग्राउंड का सिंबल भी हमने देखा है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट सिंबल्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सिंबल जो है ये फ्यूज़ को शो कर रहा है और जो सेकंड सिंबल है ये सर्किट ब्रेकर को शो कर रहा है। फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में ये डिफरेंस है कि जब व्हेन फ्यूज़ इज़ ब्लोन आप इसको रिप्लेस करेंगे, लेकिन सर्किट ब्रेकर में ये होता है कि जब वो ऑफ हो जाए तो आप उसको रीसेट कर सकती हैं। ये सिंबल वोल्ट मीटर के लिए यूज़ होता है, ये सिंबल एम मीटर के लिए यूज़ हम करते हैं और ये सिंबल जो है ये ओम मीटर के लिए हम यूज़ करते हैं। इन तीनों सिंबल को हम यूज़ कर सकते हैं सर्किट में जब हमने
इस सर्किट में ये शो करना हो कि हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं या करंट मेजर कर रहे हैं या रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। और ये कुछ फार्मूलाज हमने पढ़े थे कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर कूलम। उसके बाद हमने वोल्टेज का एक फार्मूला पढ़ा था, वोल्टेज इक्वल्स एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उसके बाद हमने करंट का एक फार्मूला पढ़ा था, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू टी, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और फाइनली हमने ये भी देखा था कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।